छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 4 परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार, हम आज इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो देखिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में रेलवे जोन की संख्या है 16। बड़ी रेल लाइन में रेल के दोनों पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो दोनों पटरियों के मध्य की दूरी होती है 1676 मिलीमीटर। भूमिगत रेल पथ मेट्रो ट्रेन से संबंधित है, तो भूमिगत रेल पथ संबंधित है कोलकाता, मतलब कोलकाता में मेट्रो ट्रेन है। गैस पाइपलाइन, तो गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह का नाम है नहावा शेवा बंदरगाह। विदेशों में रह रहे लोगों से बात करने हेतु भारत में उपलब्ध दूरसंचार सेवा, तो वो है दूरसंचार ISD। जिन उपभोक्ताओं के पास कंप्यूटर या इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, उनके लिए प्रारंभ की गई दूरसंचार सेवा कौन सी है? तो ई-पोस्ट दूरसंचार सेवा है। इस प्रकार से अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित व गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। स्थानीय पत्रों के प्रेषण हेतु बड़े शहरों में लगाई गई पत्र पेटी को ग्रीन चैनल कहा जाता है। सभी राज्यों की राजधानी में डाक छाटने और प्रेषण हेतु उपयोगी जो चैनल है वो है राजधानी चैनल है। इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम इंटरनेट है। विदेशी व्यापार से आशय और एक देश का अन्य देशों से वस्तुओं के खालिस्तान से है, तो विदेशी व्यापार का आशय विनिमय से है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का विदेशी व्यापार कैसा था? तो औपनिवेशिक स्वरूप वाला था। और 1992 की घोषित आयात निर्यात नीति में लाइसेंस प्रणाली को में काफ़ी उदारता प्रदान की गई। इसी प्रकार अब हम सही जोड़ियों का अध्ययन करते हैं। देखिए सही जोड़ियाँ, तो DD1 एवं DD2 का संबंध कैसे होगा? तो DD1 और DD2 का संबंध होगा दिल्ली। खेल गतिविधियों का प्रसारण DD स्पोर्ट्स चैनल, आकाशवाणी 1957 में। और मुद्रण माध्यम, तो मुद्रण माध्यम आएगा, क्या है मुद्रण माध्यम? पत्र, समाचार पत्र। और IRS, तो IRS है कृत्रिम उपग्रह। इस प्रकार से सही जोड़ियां हैं। और इस अध्याय से टोटल 5 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 1 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाता है। अब हम देखते हैं लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर। कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता से लगभग 125 किलोमीटर दूर हल्दिया बंदरगाह विकसित किया गया है। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 500 तक की आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना, यही इसका उद्देश्य है। परिवहन एवं संचार से क्या आशय है? व्यक्तियों या जीव जंतुओं को किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की प्रक्रिया परिवहन संचार कहलाती है। तथा सूचनाओं का आदान प्रदान या प्रसारण संचार कहलाता है। इस प्रकार से परिवहन और संचार के बारे में जाने। अब आता है दूरदर्शन में विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो दूरदर्शन में विज्ञापन सेवा 1976 में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों की जानकारी किस चैनल द्वारा प्राप्त होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों की जानकारी DD इंडिया चैनल के द्वारा प्राप्त होती है। वर्तमान में रेडियो प्रसारण सेवा का नाम क्या है? तो आकाशवाणी सेवा है। भारत में दूरदर्शन के शैक्षिक चैनल को प्रमुखता किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में शैक्षिक चैनल को प्रमुखता DD ज्ञान दर्शन चैनल के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम बताइए।
तो भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है सिंगापुर मार्ग, ऑस्ट्रेलिया मार्ग और स्वेज मार्ग और उत्तमाशा अंतरीप मार्ग भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है। मेट्रो रेल सेवा से क्या तात्पर्य है? तो अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में रेल परिवहन की सुगमता के लिए नव विकसित भूमिगत रेल पथ को मेट्रो रेल सेवा के नाम से जाना जाता है। यह स्थानीय परिवहन हेतु तीव्र एवं अति सुविधाजनक सेवा है। वर्तमान में इसे कोलकाता, मुंबई एवं दिल्ली में लागू किया गया है। और आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है? तो आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित है। भारत में आंतरिक जल परिवहन राज्य का विषय है, परिणाम स्वरूप इसकी क्षमताओं का पूर्ण दोहन नहीं हो पा रहा है। आंतरिक परिवहन के मुख्य माध्यम नदियों, नहरों और झीलें हैं, जो भारत में उसके क्षेत्र को सीमित कर देती है। आंतरिक जल परिवहन के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान और शोध की बड़ी कमी है। अतः 3700 किलोमीटर दूर में से मात्र 2200 किलोमीटर का ही उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बंदरगाह और पंतन में क्या अंतर है? जलयानों और जहाज़ों के तट पर आने जाने, उतरने, विश्राम करने के स्थान को बंदरगाह कहते हैं, जबकि पंतन समुद्री तट का वह अंतः स्थल जहां जहाज़ों में माल लादने और उतारने का कार्य किया जाता है, ये पंतन कहलाता है। फिर आता है सेल्युलर फोन क्या है? सेल्युलर एक बेतार का तार जैसे फोन है, जिसे कहीं भी जेब में रख कर के ले जाया जा सकता है और कहीं से फोन कर सकते हैं और बाहर से फोन भी प्राप्त किया जा सकता है। तार और फैक्स में क्या अंतर है? तार लिखित रूप से संकेत को शीघ्र भेजने के लिए एक प्रणाली भी कहते हैं। इसके लिए खंभों पर टेलीग्राफ के तार स्थायी रूप से बांध दिए जाते हैं और इन तारों द्वारा बिजली के माध्यम से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान कोडेंसी मशीन द्वारा भेजा जाता है। इसीलिए इसे मोर्स कोड नामक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह तथा फैक्स भी इस प्रकार से लिखित संदेश प्राप्त करने का या भेजने का साधन है। इसके लिए एक फैक्स मशीन की भी आवश्यकता होती है। यह मशीन को टेलीफोन नंबर से जोड़ देते हैं, हम संदेश लगा देते हैं। यह मशीन उस संदेश को कागज पर छाप देती है और साथ ही भेजने वाले टेलीफोन नंबर, पता वह समय भी लिख देते हैं। इस प्रकार से हमने तार एवं फैक्स में अंतर के बारे में जाना। अब हम आते हैं इंटरनेट से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। इस सेवा को कोई भी व्यक्ति घर बैठे देश विदेश की प्रत्येक घटना को देख सकता है और संपर्क कर सकता है। विश्व भर के लाखों कंप्यूटर सेवा केंद्रों से प्राप्त सूचनाओं और आंकड़ों को अपनी भाषा में सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। फिर आता है भारतीय दूरसंचार सेवा का वर्णन कीजिए। भारत में टेलीविज़न सेवा का नियमित प्रसारण सन 1965 से प्रारंभ हुआ। सन 1976 में इसे आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन नामक अलग संगठन बना दिया गया। दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने वाले केंद्रों की संख्या 20 है और सन 1992 से दूरदर्शन ने रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण प्रारंभ कर दिया। DD1, DD2 दिल्ली से प्रारंभ किए जाते हैं। दूरदर्शन द्वारा खेल संबंधी गतिविधियों के लिए DD स्पोर्ट्स चैनल, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए सन 2000 में DD ज्ञान शैक्षिक चैनल आरंभ किया गया है। उपग्रह संचार से आपका क्या आशय है? तो वैज्ञानिकों ने मानव के हितों की पूर्ति के लिए मशीनरीकृत उपग्रह तैयार कर रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। ये कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए मौसम और प्राकृतिक संसाधनों, शैक्षिक गतिविधियों आदि की जानकारी चित्र और मानचित्र के माध्यम से पृथ्वी पर भेजते हैं, जैसे कि है आर्यभट्ट है, एप्पल है, इनसेट है, IRS और कृत्रिम उपग्रह। इसी प्रकार में इसी दिशा में किए गए प्रयास हैं। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या तात्पर्य है?
व्यापार हमारी सभ्यता का प्रतीक है। आज प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदता है और बदले में अपने देश की वस्तुओं को बेचता है। वस्तुओं के इस पारस्परिक विनिमय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। एक देश दूसरे देश के साथ जो क्रय विक्रय करता है वह उसका विदेशी व्यापार कहलाता है। सांस्कृतिक विभिन्नता व्यापार को किस प्रकार प्रभावित करती है? संचार के सभी देश सांस्कृतिक रूप से समान नहीं है। विभिन्न देशों में सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण, रहन सहन, रीति रिवाज, रुचियां भिन्न भिन्न हैं। इस सांस्कृतिक भिन्नता के कारण उत्पादन और मांग भी भिन्न भिन्न है। इस प्रकार मांग और पूर्ति सांस्कृतिक भिन्नता के कारण समान न होकर व्यापार को प्रभावित करते हैं। विदेशी व्यापार संचार से आप क्या समझते हैं? एक देश का अन्य देशों के साथ वस्तुओं का जो विनिमय होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार की संरचना से आशय आयात एवं निर्यात की वस्तुओं से है, और जब एक देश से वस्तुओं को दूसरे देश को भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं, और इसके विपरीत जब अन्य देश से वस्तुओं को मंगाया जाता है तो उसे आयात कहा जाता है। निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन में अंतर स्पष्ट करो। तो निर्यात संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्यात वृद्धि के लिए पुराने निर्यातकर्ताओं को तथा नवीन व्यक्तियों को निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि आयात प्रतिस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उन्हें कोई निकट स्थानापन्न देश में ही उत्पादित किया जाता है। पुनर्निर्यात व्यापार को समझाइए। विदेशों से वस्तुओं का आयात करके उन्हें पड़ोसी देशों को निर्यात करना पुनः निर्यात व्यापार कहलाता है। भारत कई वस्तुओं के कच्चे माल को विदेशों से खरीदकर अपने पड़ोसी देशों को निर्यात करता है, जैसे कागज बनाने के लिए लुगदी का आयात कर कागज का निर्यात करना। भारत में 5 प्रमुख आयात और निर्यातक के नाम बताइए। भारत मशीनें खरीदते और खनिज तेल, धातुएं, जूट और खाद्यान्न आयात करता है तथा वस्तु और प्रमुख रूप से चाय, तंबाकू, खाल, मसाले और जूट का सामान आदि निर्यात करता है। परिवहन के साधन मानव सभ्यता के प्रगति के पथ प्रदर्शक हैं, कैसे समझाइए? परिवहन के साधन मानव सभ्यता के प्रगति में पथ प्रदर्शक है निम्नलिखित प्रकार से। सड़कें, रेल, जलमार्ग, वायुमार्ग। इसमें अनेक साधन मंडी के लिए कृषि उपजें, उद्योग के लिए कच्चा माल, उपभोक्ताओं के लिए तैयार माल और व्यापारियों को दूरस्थ माल आदि सुलभ कराते हैं, और हमारी छोटी छोटी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति इन साधनों से ही संभव होती है। परिवहन के साधन भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हुए सद्भाव और भाईचारे को जागृत कर देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी करते हैं। परिवहन के साधन सांस्कृतिक और भाषाई, वैचारिक और भौगोलिक आदि दूरियों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है, परिवहन के साधन राष्ट्रीय प्रगति और समृद्धि के सूचक हैं। इनसे ही माल और यात्री ढुलाई और नियमित, विश्वसनीय और तीव्रतम होती है, और परिवहन और संचार ने द्रुतगामी और समक्ष साधनों के द्वारा दुनिया बहुत छोटी सी हो गई है। किसी एक देश के बाजार में कुछ परिवर्तन का प्रभाव अन्य देश के बाजार पर अवश्य पड़ता है। दुनिया के लिए लोगों की परस्पर निर्भरता को परिवहन के साधन सुलभ बना देते हैं। परिवहन के साधन, नेक्स्ट पॉइंट है, परिवहन के साधन प्राकृतिक आपदाओं, अकाल, बाढ़, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के समय भी समाज की मदद करते हैं। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का वर्णन कीजिए। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1 अमृतसर, अंबाला और जालंधर, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। राष्ट्रीय राजमार्ग द्वितीय देखिए 1A, मतलब जालंधर से लेकर के माधोपुर, जम्मू और बनिहाल और श्रीनगर और बारामूला, उरी तक। फिर आता है 1-2 बटोट, दोदा और किश्तवाड़, और दूसरा है दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, वाराणसी। इसी प्रकार से चौथा थाने, पुणे और बेलगांव और बेंगलुरु और चेन्नई। और
राष्ट्रीय राजमार्ग 4A बेलगांव, जनमोद और पोंडा और पणजी तक जाता हुआ। और 5वां है बहनकोटा कटक और विशाखापट्टनम विजयवाड़ा चेन्नई। और 5A है हरिदासपुर और पारादीप। और राष्ट्रीय राजमार्ग है धुले नागपुर रायपुर और संबलपुर और कोलकाता। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि रेल मार्गों का वितरण भारत में असमान है, स्पष्ट कीजिए। भारत में रेल मार्गों का विकास सन 1853 से आरंभ हुआ तथा आज देश में रेलों का व्यापक जाल बिछा हुआ है, परंतु भारत में रेल मार्ग का विकास उन्हीं क्षेत्रों में अधिक हुआ है जो आर्थिक दृष्टि से अधिक विकसित है। यह असमान वितरण को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। तो आप देखिए, नंबर 1 है अधिक सघन रेल मार्ग, और दूसरा है मध्य सघन, और तीसरा पॉइंट है कम सघन रेल मार्ग। तो अधिक सघन रेल मार्ग में यह क्षेत्र उत्तर भारत के समतल गंगा के मैदान में पंजाब से लेकर के पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। और यह रेल क्षेत्र के प्रमुख स्टेशन लुधियाना, दिल्ली और कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी और आसनसोल और हावड़ा आदि रेल मार्ग है। फिर आता है कि मध्यम सघन रेल मार्ग। इस रेल मार्ग क्षेत्र में प्रायद्वीपीय मैदान और दक्षिण के पठार सम्मिलित हैं। और अहमदाबाद, बड़ोदरा एवं चेन्नई आदि क्षेत्र प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। इसी प्रकार से आता है कम सघन रेल मार्ग। तो देश के पर्वतीय, पठारी, मरुस्थली और दलदली, जंगली और पिछड़ी अर्थव्यवस्था एवं विरल जनसंख्या वाले भूभाग जहां परिवहन की सुविधाएं नगण्य हैं, वहां रेल मार्गों का विकास भी पर्याप्त नहीं हो पाता। इसमें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, छत्तीसगढ़ का बस्तर एवं उड़ीसा के अधिकांश भाग सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय भागों में समुद्र तट के कटाफटा और संकरे होने तथा पहाड़ियों के किनारे के कारण रेल मार्ग पर्याप्त विकसित नहीं हो पाए हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, संचार के साधन वर्तमान युग में अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, वर्णन कीजिए। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसे अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक और सामाजिक जीवन में संचार की अत्यंत आवश्यकता होती है। संचार के साधन आज अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी हो गए हैं। इससे महत्वपूर्ण और उपयोगी होने के निम्नलिखित कारण हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है, देखिए, कि देश के विकास कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जनता जागरूकता विकसित करने एवं राष्ट्र निर्माण के लिए सहायक होना। और देश के आर्थिक विकास, सामाजिक संबंधों की प्रगति और सांस्कृतिक एकता में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के लोगों को एक दूसरे के निकट लाने में महत्वपूर्ण कार्य करना। घर बैठे ही विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ना, सुनना और देखना और संभव करना। विश्व के किसी भी कोने में अपने मित्र या परिवार वालों से बातचीत करना और उसे संभव करना। और युद्ध, दुर्घटना, भूकंप और आपातकाल आदि घटनाओं के समय स्थिति को सूचना देना और शीघ्र राहत सामग्री भेजने में सहायता करना। यातायात सेवाओं के सुगम संचालन में मदद करना। व्यापार के क्षेत्र में माल को खरीदने और बेचने में सहायता देना। दूरदर्शन संचार का उपयुक्त माध्यम है, स्पष्ट करो। तो भारत में अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्रमांक 6वां। विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास एवं योगदान बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो। तो विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान, इससे देश स्वावलंबी बन जाता है। स्थिति, जलवायु, भूमि की प्रगति तथा अन्य कारणों से जो वस्तुएं देश में उपलब्ध नहीं होती, उनकी पूर्ति विदेशी व्यापार से संबंध है। इससे औद्योगिकरण को बल मिलता है। कच्चे माल और शक्ति के साधनों की आपूर्ति विदेशी व्यापार से संभव हो जाती है। इससे कृषि विकास की प्रबल संभावनाएं निर्मित होती है और उन्नत तकनीकी और बीजों की आपूर्ति से कृषि विकास को भी बढ़ावा मिलता है और इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसका उपयोग राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी किया
जाता है। इससे उद्योगों और कृषि के में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इससे बाजार में वस्तुओं की विविधता देखने को मिलती है और उपभोक्ता अपने जीवन स्तर को उन्नत कर देते हैं। यह विभिन्न देशों में बाढ़, अकाल, महामारी और भूकंप आदि के विनाश से लोगों की रक्षा करता है। इससे मूल्य वृद्धि निर्मित होती है और श्रम विभाजन को भी बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो निम्नलिखित कारक हैं। स्थिति, जो देश विश्व के व्यापारिक मार्गों पर स्थित होते हैं उनको व्यापारिक उन्नति शीघ्र होती है। कटा-फटा समुद्री मार्ग, जिन देशों का समुद्री तट कटा-फटा होता है वहाँ बंदरगाह विकसित नहीं होते। फिर तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक साधन। किसी देश के प्राकृतिक साधन जैसे कि जलवायु, वन, कृषि और खनिज आदि इस देश के उत्पादन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। फिर आता है आर्थिक विकास। जो देश आर्थिक प्रगति में आगे हैं उनका व्यापार अत्यधिक मात्रा में उन्नतिशील होता है। जनसंख्या की विभिन्नता, तो जनसंख्या की भिन्नता देखिए, अधिक जनसंख्या वाले देशों में मांग अधिक रहती है जबकि कम जनसंख्या वाले देशों में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। परिवहन और संचार के साधनों का विकास, व्यापार और परिवहन और तथा संचार के साधनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। व्यापारिक नीतियों का व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है जिससे किसी देश का उत्पादन, निर्यात और आयात निर्धारित होता है। फिर आता है शांति। युद्ध और अशांति की स्थिति किसी देश के व्यापार को अत्यधिक क्षति पहुंचाती है। फिर अगला पॉइंट है राजनीतिक विचारधारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समान राजनीतिक विचारधारा वाले देशों में अत्यधिक उन्नत होती है। फिर आता है सांस्कृतिक विभिन्नता। सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण उत्पादन और मांग में भिन्न भिन्न होकर व्यापार को प्रभावित करता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 7वां, दीर्घ उत्तरी का प्रश्न क्रमांक 7वां है ये, भारत में निर्यात संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयास। तो विभिन्न संगठनों की स्थापना। भारत सरकार ने निर्यात के लिए बाजार खोलने, घरेलू माल का विदेशों में प्रचार करने तथा निर्यातकों को सुरक्षा देने के लिए विदेशी व्यापार संस्थान, आयात निर्यात सलाहकार परिषद, राजकीय व्यापार और निगम, निर्यात संवर्धन और परिषद, सूती वस्त्र निगम और जूट निगम आदि की स्थापना की। व्यापार विकास संस्थान निर्यात संवर्धन क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं में समन्वय स्थापित कर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु व्यापार विकास संस्थान की स्थापना की गई। राज्य की व्यापार निगम की स्थापना निर्यात के विविधीकरण और विद्यमान बाजार को विस्तार देने एवं निर्माण के विद्यमान बाजार को विस्तार देने एवं निर्यात कर आवश्यकता सेवा उपलब्ध कराने हेतु व्यापार विकास संस्थान की स्थापना की गई। निर्यात गृहों की स्थापना। मान्यता प्राप्त संस्थाओं को निर्यात संवर्धन के लिए वितरण विकास श्रेणी से आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 7 निर्यात गृहों की स्थापना की गई। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना। निर्यात एवं आयात बैंक निर्यात व्यापार को बल देने के उद्देश्य के लिए निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई है। ग्रीन कार्ड की स्थापना की गई। सरकार के निर्यात को तेजी से बढ़ाने के लिए 100% निर्यात करने वाली संस्थाओं को ग्रीन कार्ड जारी किया गया है। फिर आता है उदार लाइसेंस प्रणाली। सरकार ने 1992 में नई आयात निर्यात नीति की घोषणा की जिसमें लाइसेंस प्रणाली को काफ़ी उदार एवं मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया है। इस प्रकार से हमने अध्याय 4 के सारे क्वेश्चन आंसरों को आपको वीडियो के माध्यम से डाल दिए गए हैं। आप इन सारे क्वेश्चन आंसरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।